बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिस्ट्री क्लास हम आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मगध एम्पायर पढ़ा था। मगध एम्पायर जो इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री प्रॉपरली क्रिएट हुई है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्रिएटर्स जो है वो मगध एम्पायर से थे। अब हम बात करते हैं कि मगध एम्पायर में जो ये क्रिएटर्स है, तो उनमें हमने दो क्रिएटर तो पहले पढ़ चुके हैं कि हर्यक वंश एंड शिशुनाग वंश। हर्यक वंश एंड शिशुनाग वंश ने मगध एम्पायर को क्रिएट किया, उसको एक्सटेंड किया, और अब जाकर क्या है, एक और आगे जाके वंश होता है जिसे हम बोलते हैं नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। इनके राजाओं के नाम के पीछे नंद लगने के कारण इसे नंद वंश कहा जाता है। जैसे कि इसकी जो पहले व्यक्ति है, पहले मुख्य व्यक्ति हैं, जो कि आप देखेंगे फर्स्ट जो पर्सन था, उसने क्या किया कि जो महापद्म नंद है, इसके फाउंडर हैं, उन्होंने ये है एम्पायर स्टेबल किया। यानी उन्होंने केवल यानी उसने कैसे फाउंडर ही नहीं वो उसके, उन्होंने स्टेबल भी कर दिया उसको। क्यों? क्योंकि उसने एक आसपास के एरियाज में इतनी विक्ट्रीज की कि उसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना, जो मगध साम्राज्य केवल अंग काशी तक, वंजी तक सीमित था, अब वह भाग बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को छोड़कर उत्तर भारत में पंजाब तक फैल गया। यह महापद्म नंद ने किया है। उड़ीसा तक फैल गया। यानी कह सकते हो कि बहुत बड़ा उत्तर भारत का राज्य मगध जनपद उस समय बन चुका था। यह नंदों की देन है। ठीक है, तो नंद वंश की जो राजा है वह जो है कि साम्राज्यवाद की भावना को और प्रेरित होकर और अधिक तत्परता से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नंद कितने हुए। टोटल 9 नंद शासक हुए। कितने नंद शासक हुए? 9 नंद शासक हुए, जिन्होंने क्या है कि नंद वंश के तौर पे यहां पर शासन किया था। ठीक है, अब इन 9 नंदों ने, जैसे कल हम शिशुनाग वंश पढ़ चुके हैं, शिशुनाग वंश में भी हमने देखा कि कालाशोक, काकवण है, शिशुनाग है। तो यहां पर केवल इन 2 शासकों का वर्णन मिलता है, पर आगे के शासकों को स्पष्ट वर्णन हमें दिखाई नहीं देता है। अब बात आती है कि आखिरकार जब हम नव नंदों की बात करते हैं, नंद वंश कैसे स्टेबल हुआ, या फिर ये नंद वंश के फाउंडर्स ने कैसे एक डायनेस्टी को यानी ओरिजिन कैसे दिया उसको, यानी पर्टिकुलर स्टार्ट कैसे किया उसने, तो वो चीजें जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पहले तो बात इसकी कास्ट को लेकर है कि आखिरकार नंद वंश जो है वह किस कास्ट से था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है, लघुतरात्मक क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार नंद वंश जो है उसकी जाति क्या है, नंद वंश की जाति क्या है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नंद वंश की जाति क्या है, या नंद वंश के लोग किस जाति के थे, तो उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार नंद वंश के लोग किस जाति के हो सकते हैं। 3 मत दिए जाते हैं। एक तो बोलते हैं ये ब्राह्मण है, दूसरा ये बोलते हैं ये क्षत्रिय है, तीसरा यह बोलते हैं कि यह कौन है? शूद्र है। 3 मत चलते हैं कि नंद क्या है? जाति से ब्राह्मण थे। दूसरा मत चलता है नंद क्या है? जाति से क्षत्रिय थे। तीसरा क्या चलता है? नंद वंश के लोग शूद्र जाति के थे। ये 3 मत चलते हैं। न्यू टाइप का क्वेश्चन भी बनता है इनमें से, और अपने लॉन्ग, यानी हम कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, लॉन्ग नहीं बनेगा पर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रिपरेशन करेंगे कि आखिरकार जो नंद वंश है उसको किस तरीके से हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आखिरकार उसकी जाति निर्धारित की जा सके। पहली बात हम करते हैं कि नंद वंश की जाति, तो पहला जो मत दिया गया था ब्राह्मण। क्या बोला गया? ब्राह्मण। कि नंद वंश का राजा क्या है? ब्राह्मण था। कारण क्या है कि पुराण ये बात करते हैं और
जैन ग्रंथ। पुराण और जैन ग्रंथ ये बात करते हैं कि जो नंद है उसका पहला जो शासक है महापद्म नंद, उसने सर्व छत्र नाशक यानी सभी, सर्व मतलब सभी, छत्र मतलब क्षत्रिय, नाशक मतलब नाश करने वाला, यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला व्यक्ति कौन है? महापद्म नंद। दूसरा उसने उपाधि धारण की भार्गव। ठीक है, ये दोनों उपाधियां कौन धारण करता है? भारत के अगर हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें तो यह उपाधियां केवल और केवल एक व्यक्ति धारण कर रहा है, उसका नाम है परशुराम। परशुराम है जिन्होंने सभी क्षत्रियों को नाश करके भारत को क्षत्रिय विहीन करके दिखाया था। ठीक है, तो उनसे तुलना कर रहा है। ठीक है, जो महापद्म नंद है वो तुलना किससे कर रहा है? भार्गव से, यानी परशुराम से तुलना कर रहा है अपनी आप की। तो क्योंकि जाति से परशुराम भी एक ब्राह्मण थे, उन्होंने यानी शस्त्र उठाए हैं, परंतु वह जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। यहीं पर वो बात की जाती है कि आखिरकार अगर वह जाति से ब्राह्मण है तभी वो ऐसे काम करे, तभी ऐसी उपाधि धारण की होगी, नहीं तो वो ये उपाधि धारण नहीं करता। तो विद्वानों का अनुमान है कि उसकी ये उपाधियां ये बताती हैं कि वह जाति से ब्राह्मण रहा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि क्षत्रिय वंश का होने का कौन सिद्ध करता है? तो जो कई बार कुछ पुराण ये बात करते हैं, पुराण ये बात कर रहे हैं, कुछ पुराण ग्रंथ ये मतलब क्या बात करते हैं? इनडायरेक्ट वे में साइन अप दे रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में कैसे दे रहे हैं कि कहा गया कि नंदों के पश्चात जितने भी शासन हुए, जितने भी शासक हुए, जितने भी वंशों ने शासन किया, वो सबके सब शूद्र हैं, यानी सभी को शूद्र घोषित किया गया। तो इस आधार पर लोग ये बोलते हैं कि वह जो नंद वंश है वह पुराणों के अनुसार क्षत्रिय रहा होगा। और उस समय क्योंकि ब्राह्मणवाद भी था, जैन धर्म बौद्धिज्म भी आ चुका था, तो इतनी ज्यादा जटिलताएं थी नहीं, परंतु फिर भी अनुमान यही लगाया जाता कि वह क्षत्रिय रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि शूद्र कौन बोल रहा है? शूद्र जैन ग्रंथ भी बोलते हैं, बौद्ध ग्रंथ भी बोल रहे हैं, और विदेशी यात्री भी बता रहे हैं। विदेशी यात्री में कर्टियस, डायोडोरस, यह मुख्यतः इसका उल्लेख करते हैं। कर्टियस उल्लेख कर रहा है, डायोडोरस उल्लेख कर रहा है, और इसके अलावा मैगस्थनीज भी उल्लेख करता है, हमारे यहां पे प्लिनी भी उल्लेख कर रहा है, स्ट्रेबो भी उल्लेख करता है इस चीज का कि नंद वंश के शासक किस जाति के थे। इनडायरेक्ट वे में कहते हैं, डायरेक्ट वे में केवल इन दोनों ने बात की है। हुआ क्या कि कहा जाता है कि जैन ग्रंथ ये बताते हैं कि जो महापद्म नंद है वह शूद्र जाति का था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों पे कहा जाता है कि वह जाति से क्या था? नापित। नापित का मतलब होता है नाई। ठीक है, वहीं पर कर्टियस और डायोडस भी सिद्ध करते हैं कि यह शूद्र जाति में नाई जाति का था। कर्टियस ये बात करता है, और डायोडोरस भी उसी प्रकार का कुछ लेखन करता है जिसमें वो बोलता है कि यह शूद्र जाति का था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में कुछ कुछ सिमिलरिटी मिलती है, कुछ कुछ। यह मिलता है कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वह शासन कर रहा था, शासन करते करते उसका इजी वे में कंटिन्यूसली शासन इजीली चल रहा था। उसका एक सरकारी नाई था, यानी हर राजा का प्रत्येक एक ही सरकारी नाई होता है, क्योंकि उसको फिर ना किसी और की आवश्यकता भी नहीं होती, और दूसरा काम यह होता है कि ना उसको विश्वास पात्र व्यक्ति ही, यानी उसके क्योंकि हजामत करता है, दाढ़ी वगैरह बनाता होगा या फिर बाल काटता होगा, तो वो तो शस्त्र लेके तो खड़ा नहीं होता होगा राजा जो तुरंत नाई को भी उड़ा दे, तो वो बात नहीं थी। इसलिए बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति को ही नाई बनाया जाता था।
उस समय जो अंतिम शिशुनाग वंश का शासक था, उसके दरबार में यह है महापद्म नंद एक नाई के तौर पे काम कर रहा है, नाई बन गया है। अब वहां पर नाई के तौर पे काम कर रहा है, वह हजामत करता था, परंतु एक बात यहां पर हमने बोले, वो उसका काम क्या है, महापद्म नंद का नाई का काम कर रहा है। वही दूसरी बात यहां पर मिलती है कि महापद्म नंद आखिरकार किसकी संतान है। कहा जाता है कि महापद्म नंद एक नाई और वैश्या के संगम है, वैश्या और नाई। दूसरा ये कहा जाता है कि एक नाई स्त्री के साथ में संपर्क स्थापित किया था शिशुनाग वंश के शासक ने, यह बात की जाती है। तो कुछ लोग तो उसे राजकुल का सिद्ध करने के चक्कर में ये बात करते हैं, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आखिरकार ये जाति से शूद्र था। फिर यह हुआ कि जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत हुआ, व्यतीत होते होते व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। क्या परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं कि अब जो शासक था वह इतना भरोसा करता था कि उसको यानी महल में आने जाने की हर तरह की सुविधाएं प्रदान की गई। अब महापद्म जो है वो दिखने में अत्यंत सुंदर था, प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उस समय यानी कहा जाता है कि उस समय आसपास के लोगों में कोई भी उस जैसा समकक्ष व्यक्ति सुंदर नहीं था। तो वो इतना सुंदर था कि जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की पत्नी थी वह उस पर मोहित हो गई और उसके प्रेम में फंस गई, प्रेम करने लग गई। उधर क्या है, महापद्म नंद एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो यहां पर यही मिलता है कि आखिरकार वह नाई जाति का था, फिर प्रेम हो जाता है, फिर वह षड्यंत्र रच के वो स्त्री अपने पति की हत्या करवा देती है, और इस प्रकार नंद वंश का शासक महापद्म नंद गद्दी पे बैठता है। परंतु इन चीजों के बावजूद भी ये कहा नहीं जा सकता स्पष्ट तौर पे कि आखिरकार इस प्रकार सत्ता स्थानांतरण हो सकता है या नहीं। परंतु इससे ये चीज तो जरूर सिद्ध है, क्योंकि जैन ग्रंथ भी ये बात कर रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ भी ये बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय साहित्य जिसपे बात की जाती है कि ये नाई जाति का है। वहीं पर तीसरे जो विदेशी इतिहासकार है उसमें एक और साइन अप ये मिलता है कि उस समय भारत का जो शूद्र शासक था उसकी सेना बहुत विशाल थी और उसका राज्य भी बहुत विशाल था, ऐसा उल्लेख मिलता है। वहीं दूसरी ओर जब चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिल रहा है, तो चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलते समय हमें एक चीज दिखाई देती है कि वह वर्णन करते हैं सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात की, कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था, और सिकंदर से मिला तो उस मुलाकात में वो कहता है कि भारत पर उस समय शूद्र शासक शासन कर रहा है, होना चाहिए क्षत्रियों का शासन, परंतु यहाँ पे भी शूद्र शासन कर रहा है, वह कमजोर है, आप उस पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त करें। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त की सिकंदर से मुलाकात का वर्णन किया गया, और उसमें ना मगध का जो शासक धनानंद उस समय, उसका वर्णन किया गया कि वह एक शूद्र जाति का था। तो इन आधारों पर यह बात की जा रही है कि आखिरकार उस समय जो सत्ता है वो किस तरीके से थी। तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आखिरकार जो सत्ता है उस समय शूद्र जाति की थी, क्योंकि ये भारतीय ग्रंथ ही नहीं कर रहे, ये विदेशी ग्रंथ भी ये बात कर रहे हैं कि इनकी जो जाति है वो शूद्र थी। तो इस प्रकार हमारा यानी जो अगर कभी न्यू टाइम में क्वेश्चन बना है कि नंद वंश के शासक किस जाति के थे, नाई जाति के थे, और फिर हम आगे कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और क्या है जो हम बात कर सकते हैं नंद वंश के बारे में। तो अब बात करते हैं नंद वंश के शासक कितने हुए। नंद वंश के जो शासक टोटल 9 हुए थे, 9 शासकों ने शासन किया था। अब यह 9 शासक जो है अब ये जो 9 शासक है, यह 9 शासकों ने जब शासन किया था, तो अब इन 9 शासकों के लिए एक बात कही जाती है कि आखिरकार नंद वंश का जो शासन है वो 344 ईसा पूर्व से 323 और कुछ लोग 322 ईसा पूर्व बताते हैं।
ठीक है, यह समय बताया जाता है नंद वंश का 344 से 323 या 22 ईसा पूर्व तक। ठीक है, स्थापना कौन कर रहा है? महापद्म नंद। अंत किसके समय हो रहा है? धनानंद। ठीक है, धनानंद के समय अंत हो रहा है, महापद्म नंद के समय शुरुआत हो रही है। आगे बात करते हैं, आखिरकार इनके समय शुरुआत हो रही है और अंत हो रहा है। समय कितना है? लगभग अनुमान लगाया जाए तो 21 या 22 साल, यानी टोटल जो शासन काल है वो 21 से 22 साल का है। ठीक है, 21 से 22 सालों का शासन काल में पुराण, जैन और बौद्ध ग्रंथ क्या बात करते हैं कि 9 नंद शासक हुए। कितने हुए? नवनंदा। नवनंदा मतलब 9 नंद शासक शासन कर चुके हैं। ठीक है, उनमें जब बात की कि महापद्म से धनानंद तक 9 नंद शासक हो चुके। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि 21 या 22 साल में अगर 9 नंदों शासकों का उल्लेख किया जाए तो लगभग हर शासक का 2.5 साल का शासनकाल माना जाएगा। ठीक है, हर शासक का कितना? 2.5 साल केवल। तो ये हो नहीं सकता कि प्रॉपर्ली इतने शासकों ने इतने समय में केवल शासन इस तरीके से किया होगा। तो विद्वानों का अनुमान है कि उस समय केवल लगभग 2 ही शासक रहे होंगे, कि महापद्म नंद और धनानंद, क्योंकि लगभग इन दोनों का समय माना जा सकता है। कि बात की जाए कि महापद्म नंद के बेटे भी हुए होंगे, फिर उसकी संतान ने शासन भी किया होगा। तो कहा जाता है कि जब वो, यानी जब उसने सत्ता स्थानांतरण किया वो युवावस्था में ही था, लगभग वह ज्यादा बूढ़ा नहीं था। तो उसके अनुमान से भी देखा जाए तो उसके जो बेटे हैं, अगर उसके 9 बेटे भी माने जाए महापद्म नंद के, तो अनुमान यह लगाया जा सकता है कि ना जो सबसे बड़ा बेटा है वो धनानंद है और जो अन्य बेटे थे वो छोटे थे, तो वो शासन के योग्य थे नहीं। धनानंद गद्दी पर बैठा, उसके पश्चात सत्ता स्थानांतरण हो जाता है, सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में चली जाती है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस प्रकार से सत्ता स्थानांतरण हो रहा है, सत्ता में परिवर्तन आया। तो महापद्म नंद जब गद्दी पे बैठता 344 ईसा पूर्व में, तो आखिरकार यह एक कैसा व्यक्ति रहा होगा? ठीक है, यह कैसा व्यक्ति रहा होगा? 9 नंदों की बात कर चुके हम कि आखिर 9 नंदों ने शासन किया है। तो 9 नंदों ने तो एक साथ तो शासन किया नहीं है, अलग अलग समय शासन किया है। तो अब हम बात करते आखिरकार महापद्म नंद, किसकी बात करेंगे हम? महापद्म नंद। ये महापद्म नंद कौन थे? महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी। और विदेशी इतिहासकार इसे क्या है, बहुत ही अलग तरीके से लेखांकित करते हैं। अब बात करते हैं कि महापद्म नंद का हमें क्या क्या मिलता है। महापद्म नंद संस्थापक है, पहली चीज तो नंद वंश की उसने स्थापना की है 344 ईसा पूर्व में। फिर जब इसकी जाति का उल्लेख मिलता है तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं महापद्म नंद की जाति नाई जाति की थी। सेकंड, यानी पॉइंट्स बता रहा हूं मैं जो आप जिनके बारे में लिख सकते हैं, जिनके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो महापद्म नंद क्या है? जो नंद वंश का संस्थापक और पहला शासक और 344 ईसा पूर्व में इसने नंद वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जाति, जाति में यही बात करनी है कि ये महापद्म नंद जो है वह शूद्र जाति का था, जाति से यह नाई था। यह आपको यहां पे सिद्ध करना है। फिर तीसरा जो पॉइंट बनता है कि महापद्म ने सत्ता स्थानांतरण कैसे किया।
सत्ता का स्थानांतरण हो गया, इसने सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ? सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ कि महापद्म नंद ने जो धनानंद या महापद्म जो है, धनानंद जो है, उनके बारे में ये बात कही जाती है कि बहुत कुटिल व्यक्ति थे, बहुत कुटिल व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि अपने जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के शासक को धोखे से मार दिया जब हजामत करने गया, यानी दाढ़ी बनाने गया, और उसी समय जो है महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर देता। अब यह जब हत्या होती है तो इसका विरोध भी ज्यादा नहीं किया जाता, विरोध ज्यादा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की जो पत्नी है वह प्रेमिका थी किसकी? महापद्म नंद की। महापद्म नंद की प्रेमिका थी, और महापद्म नंद दिखने में अत्यंत सुंदर व आकर्षक व्यक्ति था। उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो इतना आकर्षक हो। तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होने के कारण वो रानी का खास बन गया। फिर जब उसने उनके पति की हत्या कर दी तो रानी जो है महापद्म नंद के पक्ष में आ गई। आगे जाके वही रानी महापद्म नंद से विवाह कर लेती है, और इस प्रकार क्या है, नंद वंश का शासनकाल आ जाता है। अब इसमें चौथा पॉइंट बनता है कि आखिरकार उसके विजय अभियान, विजय अभियान। अब यहां पर विजय अभियानों का वर्णन कैसे मिलता है? तो जैन ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों, पुराणों व खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, कर्टियस डायोडोरस मेगास्थनीज, स्ट्रेबो प्लिनी, इनके लेखन के आधार पर हम क्या है, इसका विजय अभियान या इसका साम्राज्य निर्धारित करेंगे कि आखिरकार महापद्म नंद का साम्राज्य, महापद्म नंद का राज्य कितना बड़ा था। आगे करते हम कि महापद्म नंद के राज्य की जब बात की जाती है कि महापद्म नंद का राज्य कितना बड़ा था या कितना विशाल था, तो यहां पर एक क्वेश्चन यह बनता है कि आखिरकार महापद्म नंद जब गद्दी पे बैठता है तब उसका राज्य कितना था। पहली बात तो यह ना कि कितना पहले था और उसने कितना बढ़ाया। तो उस समय जब वह गद्दी पर बैठा था तो मगध, अंग, वंजी और काशी, ये 4 जनपद उसके अधीन थे। कौन कौन से 4 जनपद है? वंजी, अंग, काशी, ये 3 राज्य उसके अधीन है। अंग पर बिंबिसार ने विजय प्राप्त की थी। वंजी पर किसने विजय प्राप्त की है? वंजी पर अजातशत्रु ने। और काशी का प्रांत उसे दहेज में मिला था। तो इस प्रकार यह जो 3 प्रांत है वो किसके अधीन रहे? वह महापद्म नंद यानी मगध साम्राज्य के अधीन रहे। तो शिशुनाग के समय भी यही रहे थे और आगे जाकर भी यह यथावत ही रहे। अब क्या है, यहां पर उनके लिए एक बात होती है कि वह कहां पर आक्रमण करेगा। तो जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, खारवेल जो कि उड़ीसा कलिंग क्षेत्र का राजा था, वह यह वर्णन करता है, ठीक है, उसका उल्लेख मिलता है हमें वहां पर। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें उल्लेख मिलता है कि आखिरकार महापद्म नंद ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, यह वर्णन खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। प्लस यह भी उल्लेख मिलता है कि खारवेल ने यानी बताया उस अभिलेख में कि वह उड़ीसा तक, कलिंग क्षेत्र तक तनसुली नहर का नाम है तनसुली नहर जो है वो लेकर आया। यानी उड़ीसा जो क्षेत्र है वहां पर पानी की थोड़ी कमी थी उस समय, तो वह क्या, तनसुली नहर का उसने निर्माण करवाया था। तनसुली नहर का निर्माण करवाया उसने। उड़ीसा के लिए जन कल्याण का कार्य कर रहा है। पहली चीज तो यह डिस्कस हो गई, उसने उड़ीसा क्षेत्र, कलिंग क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, यह मिल गया। तीसरा, खारवेल ये बात करता है कि जो महापद्म नंद है वो जिन प्रभु की प्रतिमा साथ ले गया, यानी महावीर स्वामी की प्रतिमा जो है वह अपने साथ ले गया था। इससे यह क्या सिद्ध होता है कि वह एक जैन अनुयायी था। महापद्म नंद क्या है, जैन अनुयायी
था और जैन धर्म में आस्था रखता था और उसने जैन मूर्ति को पाटलिपुत्र में स्थापित करवाया था। ठीक है, तो यह उल्लेख मिलता है। तो जो महापद्म नंद है उसने उड़ीसा तक के क्षेत्र यानी बंगाल उड़ीसा तक के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। अब हम बात करते हैं आखिरकार और कहां तक, तो यहां पर उल्लेख मिलता है हमें कौन से, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, प्लिनी, मेगास्थनीज, कर्टियस, डायोडोरस, ये विदेशी इतिहासकार है जो नंद वंश का साम्राज्य बताते हैं। उसमें यह उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का राज्य सिंधु नदी तक था। सिंधु नदी तक जो नंद वंश का शासन है वो था। सिंधु नदी के उस पार, यानी कहा जाता है कि सिकंदर जब आया तो सिंधु नदी के एक तट पर वह रुका रहा, सिंधु नदी को उसने पार नहीं किया, सिंधु नदी को पार नहीं किया, यह उल्लेख मिलता है। पर दूसरा उल्लेख यह मिलता है कि उसने सिंधु नदी के पार तो नहीं किया, परंतु यह बताया गया कि सिंधु नदी के उस पार किसका शासन था, धनानंद का था। धनानंद का उस समय शासन था, यानी नंद वंश का जो है साम्राज्य क्या है, वह पंजाब के क्षेत्र तक विस्तृत था। तो पंजाब से लेकर उड़ीसा तक का राज्य किसके अधीन है, महापद्म नंद के अधीन था। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये आसपास के जो क्षेत्र थे वह नंदों के अधीन थे। आगे हम बात करते हैं कि एक अनुमान लगाया जाता है मत्स्य जो राजस्थान का जनपद है वहां पर भी नंदों का अधिकार रहा था। तो राजस्थान के जो क्षेत्र के जनपद थे वह भी नंदों के अधीन थे। तो यह विजय अभियान किसके, यह महापद्म नंद के ही है। यह अनुमान लगाया जाता है कि महापद्म नंद ने ही सारे विजय अभियान किए हैं, धनानंद ने अपनी ओर से कुछ विशेष विजय अभियान नहीं किए। धनानंद के अपने कुछ विशेष विजय अभियान नहीं थे। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि महापद्म नंद ने जो मगध का जो साम्राज्य है, केवल बिहार और उत्तर प्रदेश का आधा भाग उसके राज्य का हिस्सा था, इतने से क्षेत्र को उसने बढ़ाकर कितना बड़ा किया, उसने उस राज्य को इतना विस्तृत किया कि वह राज्य जो है उत्तर में हम देखें कि नेपाल की सीमा छू रहा है, हिमालय छू रहा है, वहीं पर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और विंध्य पर्वत से लेकर उत्तर पश्चिम की बात करें तो पंजाब में सिंधु नदी के तट से लेकर वह जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहां तक उसका राज्य विस्तृत था। तो देखा जाए तो एक विशाल जो साम्राज्य है पहली बार प्राचीन भारत में जो गठित करता है, इतना बड़ा जो साम्राज्य निर्माण कर रहा है पहली बार कोई व्यक्ति, तो वह है महापद्म नंद। 16 महाजनपदों के समय के पश्चात अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, अलग अलग छोटे छोटे जनपद थे। महापद्म नंद ने साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित होकर उसने विजय अभियान किए और भारत पर उसने लगभग क्षेत्र पर अधिकार किया। केवल दक्षिण का भारत देखा जाए अश्मक जनपद था, वहीं पर हम उत्तर पश्चिम में देखें तो गांधार और कंबोज ये क्षेत्र थे। तो इनके अलावा देखा जाए तो जो 16 महाजनपद थे वो 16 महाजनपद तो इसके अधीन आ ही गए थे। ठीक है, 3 नहीं आए तो 13 जनपद तो उसके अधीन थे। क्यों अधीन मान सकते हैं, क्योंकि उसका जो साम्राज्य सीमा हम निर्धारित कर रहे हैं तो साम्राज्य सीमा के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ठीक है, तो इस कारण हम ये अनुमान लगाते हैं कि लगभग जनपदों पर उसने विजय अभियान किए थे और यह विजय अभियान उसके सफल भी रहे। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं कि आखिरकार उसके ये विजय अभियान इतने सफल रहे थे तो इनको कंटिन्यूसली कब तक किया गया, कब तक उसको लगातार रखा गया। आखिरकार नंद वंश का शासन काल है तो वो कितने समय तक उस चीज को कंटिन्यूसली विजय प्राप्त करता रहा। तो कहा जाता है कि महापद्म नंद जो है उसका पूरा जीवन केवल विजय अभियानों में ही बीता। उसने कोई साम्राज्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया। जो व्यवस्थाएं प्रशासन की पहले से चलती आ रही थी वही चलती रही। महापद्म नंद ने अतिरिक्त से कोई प्रशासनिक व्यवस्था क्रिएट नहीं की और उसने केवल और केवल विजय अभियान किए थे। इसके आगे की बात करते हैं, आखिर महापद्म नंद केवल इतना ही किया तो विजय अभियान हो गया उसका। अब हम बात करते हैं उसके धर्म की। धर्म तो जैन ग्रंथ, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, ये तीनों ये बात करते हैं कि आखिरकार जो महापद्म नंद है और जितने भी नंद शासक हैं उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर रखा था। वह जैन धर्म के अनुयायी थे।
इसके साक्ष्य या सबूत के तौर पे, स्रोत के तौर पे हम बोल सकते हैं कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जो जिन प्रभु की मूर्ति ले जाने वाला महापद्मनंद बताया गया है, तो इससे साबित होता है कि आखिरकार उसका जो इंटरेस्ट है वह किसमें था? जैन धर्म में था, और वह जैन धर्म के अनुयायी थे। इसी कारण क्या है, जैन ग्रंथ कई बार मौर्य की आलोचना भी करते, क्योंकि जो जैन ग्रंथ को जो सबसे अधिक सपोर्ट किसने दिया, वह दिया था नंद वंश के शासकों ने। नंद वंश के शासकों के कारण ही क्या है, यह जैन धर्म उस समय काफी ज्यादा बड़ा, फला फूला, और नंद वंश के शासकों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था जैन धर्म को। तो इस प्रकार हमारा क्या है, महापद्मनंद का टॉपिक कंप्लीट होता है। महापद्मनंद के बारे में जो जो हम टॉपिक डिस्कस कर सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे धनानंद की। हमारा जो अगला शासक है वह है धनानंद। धनानंद जो है कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने भारत में एक ऐसी सत्ता को योगदान दिया जो कि उस समय की कह सकते हो कि निरंकुश सत्ता के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है? धनानंद है। धनानंद भारत के इतिहास का वह व्यक्ति है जिसको निरंकुश सत्ता के लिए लोग याद करते हैं। महापद्मनंद तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। अब धनानंद की बात कर लेते हैं कि आखिरकार धनानंद क्या है। धनानंद महापद्मनंद का पुत्र था। महापद्मनंद का पुत्र होने के साथ में वह अंतिम नंद शासक है। अंतिम नंद शासक है, महापद्मनंद का यह पुत्र था। ठीक है। इसके समय जो दो विशेष घटना घटित हुई है वो क्या हुई है? एक तो हुआ सिकंदर का आक्रमण, और दूसरा क्या हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। धनानंद के समय ये दो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है कि सिकंदर का आक्रमण हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता पलटी है। अब हम बात करते हैं धनानंद की। तो धनानंद जब गद्दी पे बैठा था तो इसके लिए एक वर्ड आता है कि धनानंद क्यों बोलते हैं इसे। ठीक है। तो धनानंद जो है इसे इसलिए बोला जाता था कि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ ये बात करते हैं। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ सबसे ज्यादा लिखते हैं इन शासकों के बारे में। वो लिखते हैं कि जो यह धनानंद था यह पैसों का बड़ा शौकीन था, यानी धन का बहुत शौक था इससे। तो धन के प्रति इसका आकर्षण होने के कारण इसको धनानंद कहा गया। कैसे कहा गया? कहा जाता है इसके तलवारों की छणकार से ज्यादा ना पैसों की खनक अच्छी लगती थी। तो इस कारण क्या इसका नाम धनानंद रखा गया था। अब जो ये धनानंद था वह, इसके बारे में यह भी कथा प्रचलित है कि गंगा और सोन नदियों के अंदर, यानी जो दलदली भाग है वहां पर उसने धन छिपा के रखा हुआ था अपना। इतना धन एकत्रित करके रखा था। धनानंद उस समय का सबसे धनी शासक माना जाता है। सबसे धनी शासक कौन माना जाता है? धनानंद माना जाता है। अब जो धनानंद है वो इतना धनी शासक था कि लोग उसकी बड़ाइयां कर रहे थे, उस समय उसकी चर्चाएं कर रहे थे कि आखिरकार किस प्रकार से वह शासन कर रहा है। पहली चीज धनानंद के बारे में जो हमें उल्लेख मिलता है कि यह क्यों धनानंद नाम पड़ा। धन की ज्यादा इसको यानी कह सकते चाह थी, धन का शौकीन था, पैसे के लिए बहुत, यानी उसे सिक्के बड़े अच्छे लगते थे, तो वो इसके कारण उसका नाम धनानंद पड़ा। बात अब दूसरी आती है कि इसे धनानंद नाम यह पड़ा, पर अन्य इतिहासकार इसे क्या क्या बोलते हैं। तो जो विदेशी इतिहासकार हैं वो इसे अग्रेमिज बोलते हैं, अग्रेमिज। ठीक है। और वहीं पे महापद्मनंद की बात मैं कर चुका हूं, जिसे भार्गव बोलते हैं, एक राट बोलते हैं, एक छत्र बोलते हैं, सर्व छत्र नाशक बोलते हैं। ये उनके नाम अलग अलग उपाधियां हुई। पर इसी तरीके से धनानंद के लिए विदेशी इतिहासकार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, वो है अग्रेमिज। ठीक है। अग्रेमिज वर्ड यूज करते हैं विदेशी इतिहासकार धनानंद के लिए। ठीक है। अग्रेमिज नाम उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। अब अग्रेमिज नाम तो उसके लिए प्रयुक्त हो गया, पर उसके अतिरिक्त और अन्य क्या? ठीक है। अन्य क्या है कि अग्रेमिज तो उसका नाम हो गया, विदेशी इतिहासकार इसका उल्लेख कर रहे हैं। क्यों उल्लेख कर रहे हैं? क्योंकि वह उस समय का तत्कालीन शासक था भारत का। भारत की बात कर रहा हूं, ना कि मगध की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। मगध तो उसका उद्भव क्षेत्र है,
परंतु उसका राज्य तो संपूर्ण उत्तर भारत क्षेत्र है। तो धनानंद का इतना बड़ा राज्य होने के कारण उसे भारत का शासक बोला गया है, न कि ये बोला गया मगध का राजा। केवल मगध का राजा नहीं बोला गया उसे भारत का शासक बताया गया है धनानंद को। इतना बड़ा राज्य धनानंद का था। परंतु यह भी उल्लेख मिलता है कि महापद्म नंद ने ही सारी विजय प्राप्त की थी, धनानंद ने अपनी ओर से कोई भी विजय अभियान नहीं किए थे। ठीक है, तो यहां पर धनानंद का उल्लेख आ गया, धनानंद किस प्रकार से था। अब हम इसके आगे उल्लेख करते हैं। अग्रमिज नाम हो गया। धनानंद के बारे में हमें जो पहला उल्लेख मिलता है वो विदेशी लोग जो करते हैं वो करते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय। कौन कौन कर रहा है? मेगास्थनीज, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रेबो, कर्टियस, डायोडोरस, ये प्रमुख विदेशी इतिहासकार है जिन्होंने उल्लेख किया है सिकंदर के आक्रमण का और धनानंद का उस समय भारत का शासक होने का। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया है। प्लिनी, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, इन्होंने मेगास्थनीज के जो यात्रा वृत्तांत है उसको फॉलो किया है, उसको कॉपी किया है। ये कभी भारत नहीं आए पर इन्होंने फॉलो किया। कर्टियस ने भी ऐसे फॉलो किया। डायोडोरस भारत आया था, डायोडोरस भी भारत आया था। मेगास्थनीज भारत आया था, डायोडोरस भारत आया था। बाकी जो है कर्टियस है, स्ट्रेबो है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, प्लिनी है, इन्होंने इन लोगों की किताबें पढ़कर फिर अपनी किताबों में मेंशन किया है। तो यह भारत नहीं आए थे। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसका उल्लेख मिल गया। अब यह आक्रमण किस समय हुआ था? अब बात आती है समय की, डेट। कहा जाता है कि सिकंदर जो है वो बैक्ट्रिया प्रदेश का शासक था। ठीक है, अब वहां से ये 326 ईसा पूर्व में निकला। ठीक है, भारत विजय के लिए 326 ईसा पूर्व में वो निकला और 326 से 325 ईसा पूर्व का जो समय है वह भारत में रहा। और ये जो समय है वो शासन काल माना जाता है धनानंद का। और इस समय जो सिकंदर है वो भारत पर आक्रमण करता है। धनानंद उस समय का शक्तिशाली शासक था। तो धनानंद के लिए बात कही जाती थी, उसकी इतनी विशाल सेना है कि उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता, उसका इजी वे में कोई सामना नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो बात की गई कि आखिरकार धनानंद की सेना का कोई सामना नहीं कर सकता। इतनी विशाल सेना, इतने बड़े राज्य का स्वामी है, तो उसकी सेना भी बहुत बड़ी है। और सिकंदर की सेना क्या है, बहुत से क्षेत्रों तक विजय प्राप्त करती करती परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी, परेशान हो गई थी, अपने घर की याद आ रही थी। तो आखिरकार जो सिकंदर के जो यानी सेना थी वह परेशान इतनी होकर क्या है कि उसने विद्रोह कर लिया कि आखिरकार अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब इतनी विशाल सेना है, हम तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो सिकंदर का जो विश्व विजय का अभियान था वो वहीं पे रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस प्रकार 325 ईसा पूर्व तक वह वापस अपने देश की ओर लौट जाता है। फिर बात की जाती है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु भी हो जाती है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होती है। ठीक है, तो भारत के आसपास के क्षेत्रों को जीतकर वह लौट जाता है। क्यों लौट जाता है? क्योंकि धनानंद उस समय का शक्तिशाली शासक है। यहां तक कि चंद्रगुप्त मौर्य भी उनसे यह कह रहा है कि आप जाकर आक्रमण करें। सीधा वो भी आक्रमण नहीं कर सकता चंद्रगुप्त मौर्य उस समय, परंतु बाद में वह प्रयास करता है कि वह खुद भी आक्रमण करता है। परंतु आखिरकार बात की जाए कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो वह इतनी विशाल सेना लेकर आया था, परंतु फिर भी उसका भी जोर नहीं चला धनानंद के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने की, क्योंकि धनानंद उस समय का बहुत अच्छा शक्तिशाली शासक माना गया है। फिर इसके बाद की हम बात करते, धनानंद इतना शक्तिशाली शासक है, उसका इतना ज्यादा रुतबा है, परंतु फिर भी जो है धनानंद क्या है, एक ऐसा शासक था जिसका यानी कह सकते हो मैं बहुत थी। उसका जो योग्य सेनापति था उसका नाम था भद्दसाल, और उसका जो मंत्री था राक्षस, वह भी बहुत अच्छा मंत्री माना जाता है। राक्षस उस समय का
यानी कौटिल्य के बाद में अगर किसी व्यक्ति का आप नाम ले सकते हैं जो कुशल राजनीतिज्ञ था, जिसकी राजनीति पकड़ बहुत अच्छी थी, तो वो था राक्षस। वहीं पर हम बात करते हैं कि आखिरकार उस समय के योग्य सेनापतियों में तो भद्रसाल का नाम उस समय बहुत मुख्य रूप से लिया जाता है कि भद्रसाल एक योग्य सेनापति था। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार वह इतने योग्य व्यक्ति थे, तो योग्य व्यक्तियों का क्या है कि उससे योग्य व्यक्तियों का साथ प्राप्त था। धनानंद खुद एक कुशल शासक नहीं था, अत्याचारी शासक था, परंतु फिर भी उससे योग्य व्यक्तियों का साथ प्राप्त हुआ। और इसी कारण क्या है कि आगे जाकर एक सशक्त रूप में जो है सेना क्रिएट की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सिकंदर का आक्रमण हुआ तो धनानंद के यानी जो स्थिति है उसी के भय के कारण वो तो चले गए और भारत पर सिकंदर का आक्रमण सफल नहीं रह पाया, असफल रहा, केवल भारत के बाहरी क्षेत्रों पर वो आक्रमण करके निकल गया। तो इस तरीके से धनानंद के समय की ये महत्वपूर्ण घटना है 325 ईसा पूर्व की। और इसके बाद की जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि आखिरकार भारत पर सत्ता परिवर्तन किसने किया, कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है चाणक्य की सहायता से। तो चाणक्य की सहायता से वह यह करता है और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठता है। ठीक है, कई बुक्स जो एनसीईआरटीज है वो 321 ईसा पूर्व बोलते हैं, परंतु 322 ईसा पूर्व में उसने जो धनानंद है उसे पराजित कर दिया था। धनानंद को पराजित करने के कारण आखिरकार वहां पर अधिकार कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इस प्रकार हमारा जो धनानंद है वो भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने नंद वंश भी कंप्लीट कर लिया आज हमारा मगध साम्राज्य का। और जो दूसरा हमने टॉपिक कंप्लीट किया है वो टॉपिक है हमारा यानी मगध का उत्कर्ष है। मगध का उत्कर्ष भी हमारा कंप्लीट है। मगध के उत्कर्ष में 3 जो वंश हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, तीनों वंश हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य हमारा जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है उसका नेक्स्ट चैप्टर है और भारत के इतिहास का यह है हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारा मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो ऐसा एम्पायर था भारत का जिसने एक विशक्त सत्ता यहाँ पर स्थापित की और अखंड भारत के निर्माण का प्रयास यहाँ पर किया गया था। तो यह वो साम्राज्य था जिस साम्राज्य की तुलना विश्व में अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। अब हम बात करते हैं कि विश्व में अन्य कोई व्यक्ति इससे तुलना कर नहीं सकता था, तो आखिरकार जो मौर्य साम्राज्य है उसका किस प्रकार से प्रभाव यहाँ पर रहा था, किस प्रकार यहाँ पर प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो मौर्य जो साम्राज्य है उसका ऐसा यानी हम देख सकते हैं कि इस तरीके से मौर्य साम्राज्य था कि जो मौर्य डायनेस्टी में जितने भी शासक हुए उन सभी ने एक भारत को एक सूत्र में पिरोने की व्यवस्था की, केंद्रीय शासन लागू किया और सेंट्रल यूनिटाइजेशन किया, यानी यूनिटी क्रिएट की। अब यही कारण है कि मौर्यन एम्पायर को भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। भारत में ही जैसे कि A.L. श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा कि जो मौर्य डायनेस्टी है उसमें जब तक शासन रहा तब तक केंद्रीय सत्ता रही और वह केंद्रीकरण पर पहला सशक्त साम्राज्य है। इसके पश्चात केंद्रीय साम्राज्य हमें दिखाई नहीं देता, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो जो मौर्य डायनेस्टी है वो एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपनाई। ठीक है, पहली चीज ये। अब हम बात करते हैं आखिरकार मौर्य डायनेस्टी जो है वह इतनी विशाल, इतनी प्रमुख डायनेस्टी थी कि लोग उसके बारे में चर्चाएं आज तक कर रहे हैं। यहाँ तक कि मध्यकालीन भारत के इतिहासकार भी उन पर चर्चा करते हैं। तो आखिरकार कारण क्या है, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि मौर्य डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी जिसने सबको यूनिटी क्रिएट की। उसने यूनिटी क्रिएट करके उसने एक कह सकते हो कि यानी मोस्टली बैटल्स न करवाकर उसने उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करके उसने उनको अपने साथ जोड़ लिया।
इस कारण मौर्य डायनेस्टी भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी मानी जाती है, महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मौर्य डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट है तो आखिरकार मौर्य डायनेस्टी के बारे में सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या हैं। तो हम आज पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के साक्ष्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य जो राज्य है के साक्ष्य पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्यों के साक्ष्य पढ़ेंगे। आखिरकार मौर्य कौन, इनके बारे में हमें जानकारी कौन कौन प्रदान करता है, इसके जानकारी का उल्लेख हमें कहां कहां से मिलेगा, इसका हम यहां पर उल्लेख कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात करता हूं कि मौर्य डायनेस्टी जो है वह एक ऐसी डायनेस्टी है जिसने अलग अलग तरह के हमें रूप दिखाए हैं। जैसे साक्ष्यों के 3 स्तर बताते हैं कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पुरातात्विक साक्ष्य, एक तो क्या होता है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा क्या होता है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी पुरानी कोई चीज मिली वह। दूसरा जो साक्ष्य है वो है साहित्यिक साक्ष्य। तीसरा जो है विदेशी यात्री यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्री यात्रा वृत्तांत, ये 3 तरह के साक्ष्य हमें इतिहास में मिलते हैं। तो मौर्य के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं या मौर्य का जब अध्ययन करते हैं तो मौर्य में हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल रहे हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी मिल रहे हैं और विदेशी यात्री यात्रा वृत्तांत भी हमें मिल रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है, हमें तीनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? पहला आता है अभिलेख। पहला कौन सा आता है? अभिलेख। अब यहां पर हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले अभिलेख कौन कौन से हैं। पहले तो हैं सहगोरा व महास्थान अभिलेख। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। सहगोरा महास्थान अभिलेख ये ताम्रपत्र अभिलेख है, तांबे के पत्र पर लिखा हुआ अभिलेख है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। फिर हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख, यानी अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए वो सारे के सारे हमें क्या है, अशोक के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। और अशोक कौन है? मौर्य साम्राज्य का तो हिस्सा है। तो अशोक के हमें क्या है मिलते हैं? 14 तो वृहद लेख मिलते हैं, 14 तो वृहद लेख मिलते हैं, 2 लघु शिलालेख मिलते हैं, 3 संघभेद अभिलेख मिलते हैं, 1 कर्स का लेख मिलता है टैक्स से जुड़ा हुआ, 1 हमें रानी का अभिलेख मिल रहा है, 2 गुहा लेख मिलते हैं। ठीक है, आपको बता देता हूं, अशोक के 14 वृहद शिलालेख मिले हमें, 14 वृहद शिलालेख मिले हमें। अब यह जो वृहद शिलालेख है यह क्या है? अशोक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अशोक का प्रशासन की जानकारी दे रहे हैं। तो यह शिलालेख भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी देंगे। दूसरे 2 लघु शिलालेख मिले हैं। ठीक है, 2 लघु शिलालेख, 3 संघभेद अभिलेख मिले हैं और 1 टैक्स से जुड़ा हुआ लेख मिला है, रुमिंदेई से मिला है। ठीक है, 1 मिला है रानी का अभिलेख, कौशाम्बी से मिला है, 2 गुहालेख मिले नागार्जुनी और बराबरी गुहा पर। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, तो मौर्य साम्राज्य के लेख हो गए। इसके अतिरिक्त अन्य कौन लेख हैं? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है वह भी हमें क्या है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्रदान करता है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कौन प्रदान करता है? जूनागढ़ अभिलेख प्रदान करता है।
जूनागढ़ अभिलेख हो गया। यह जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है, रुद्रदामन का है, और यह एक शक शासक है। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसकी जानकारी हमें प्रदान हो रही है। फिर हम इसके बाद की बात करते हैं कि इनके अतिरिक्त अन्य किन क्षेत्रों में हमें ये लेख प्राप्त हो रहे हैं। तो ताम्रपत्रों लेखों में उसके बाद के जितने भी लोग हैं, जैसे स्कंदगुप्त है, उनका भी, उसने भी इनडायरेक्ट वे में ये मौर्य डायनेस्टी का उल्लेख किया है। अभिलेख हो गए। अभिलेख के बाद में हम बात करते हैं मुद्राएं। तो इस समय क्या है, पंचमार्क मुद्रा चलती थी। पंचमार्क मुद्रा चलती थी, किसकी थी? चांदी की मुद्रा थी। ये चांदी के सिक्के होते थे, पंचमार्क मुद्राएं। और जो मौर्य डायनेस्टी है उसकी पंचमार्क सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। मौर्य साम्राज्य के हमें क्या? पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो किसके हैं? पर्वत प्रकार के, चंद्र प्रकार के, मयूर प्रकार के, इस तरीके से हमें। और या फिर अशोक की बात करें तो 3 ऐसे गोले बने हुए, 3 जीरो बने हुए एक साथ, यह भी सिक्कों पर बना हुआ हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हमें ये है लेख प्राप्त होते हैं। पंचमार्क सिक्के हो गए, ये हमें यहां से प्राप्त हो रहे हैं। मोहरे, हमें मोहरे भी प्राप्त हुई है। सील प्राप्त हुई है हमें कहां पे? हमें पाटलिपुत्र से सील प्राप्त हुई, जो व्यापारी प्रयोग में लेते थे। मोहरों के बाद में हम बात करते हैं मृत बांड। तो मौर्यकालीन जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं? NBPW, NBPW है ना, इसका हिंदी रूपांतरण करें तो उत्तरी काली चमकीली मृद पात्र परंपरा। उत्तरी काली चमकीली मृद पात्र परंपरा के हमें यहां पे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। NBPW। मृत बांड हो गए। मृत बांड के बाद में हमें स्मारक या भवन बात करते हैं। स्मारक या भवन, तो यहां पर पाटलिपुत्र का राजभवन हमें प्राप्त हुआ है, पटना के पास में कुम्भहार गांव से। ठीक है, फिर इसी के अलावा हमें अशोककालीन स्तूप मिले हैं। सांची का स्तूप उसमें से एक है। फिर हम इसके अतिरिक्त और बात करें तो अशोक के स्तंभ हमें प्राप्त हुए हैं, जो सिंह शीर्ष यानी 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हैं, वो भी अशोककालीन है, अशोक के समय का है। तो वह भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब जो सिंह शीर्ष वाला है तो वो है क्या मिलता, कहाँ से? सारनाथ से। तो सारनाथ है, लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया अर्राज है, प्रयाग है, और इसके अलावा हम बात करें दिल्ली टोपरा है, दिल्ली मेरठ है, रामपुरवा है। यहां से हमें ना अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। तो स्तंभ प्राप्त हुए हैं, भवन हमें प्राप्त हुए हैं, और साथ में हमें क्या अन्य क्षेत्र भी प्राप्त हुए हैं। साहित्य की बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहां पर इनका जो साहित्यिक स्रोत है, आखिरकार जो साहित्य है वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं? साहित्यिक स्रोत हमें 3 प्रकार के मिल रहे हैं। एक तो है बौद्ध साहित्य है। तो बौद्ध साहित्यों में महावंश, महाबोधिवंश, दिव्यावदान, दीपवंश। ठीक है, तो इस प्रकार की हमें किताबें वहां पर प्राप्त हुई हैं, जिनमें बौद्ध धर्म यानी बौद्ध ये जो साहित्य हैं, इन साहित्यों में हमें क्या है? उल्लेख मिलता है किसका? इन साहित्यों का, जिसमें कौन कौन से? महावंश है, महाबोधिवंश है, दिव्यावदान है, दीपवंश है। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व है, और भद्रबाहु का कल्पसूत्र। भद्रबाहु का कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्व किसका है? हेमचंद्र का। इन 2 किताबों में हमें क्या है? मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। पुराण में है मत्स्य पुराण, इसके बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो पुराण भी हमें क्या है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य की बुक है, वो भी हमें इसके बारे में जानकारी दे रही है। मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है? विशाख दत्त ने बुक लिखी थी मुद्रा राक्षस। इसमें भी हमें क्या है? मौर्य डायनेस्टी का उल्लेख मिलता है। तो अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मत्स्य पुराण, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र का, दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश टीका, ये प्रमुख साहित्य हैं जिनमें हमें क्या उल्लेख मिलता है? मौर्यकालीन शासन का।
ठीक है, ये हमारे चैप्टराइजेशन हो गए। इसका मुख्य तौर पे हमारे सारे साहित्यिक स्रोत हो गए जो कि मौर्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब आते हैं विदेशी यात्री यात्रा वृत्तांत। ठीक है, विदेशी में कौन सा है? जो सिकंदर के समय आए, सिकंदर के साथ जो आए थे उनका उल्लेख करते हैं पहले। तो सिकंदर के साथ में आया है अरिस्टोबुलस। ठीक है, अरिस्टोबुलस उसमें प्रमुख है जिसने सिकंदर यह उल्लेख किया है। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा राजदूत आया है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया है मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, वो आज सुरक्षित नहीं है। मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, वो आज सुरक्षित नहीं है, परंतु इंडिका के उद्धरण यानी इंडिका के कुछ रेफरेंस क्या है, बाकी के इतिहासकारों ने उन्हें अपने पास में कॉपी किया था। तो ये कॉपी करने वाले लोग कौन कौन से हैं? प्लिनी है, स्ट्रेबो है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, कर्टियस है। तो इन इतिहासकारों ने क्या है, उस चीज को कॉपी किया था। फिर इसके बाद में डायोडोरस, डायमेकस और डायनोसिस, यह क्या है? यह विदेशी इतिहासकार है जो वर्णन करते हैं। डायोडोरस, डायमेकस, डायनोसिस, मेगास्थनीज, ये प्लिनी, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, एरियन, कर्टियस और इस तरह के प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने क्या है कि मौर्य डायनेस्टी का उल्लेख किया है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए विदेशी अंग्रेज। अब बात करते हैं चीनी। चीनी कौन कौन है? फाहियान, हेनसोंग। फाहियान और हेनसोंग दोनों वर्णन करते हैं इसका। फाहियान, हेनसोंग इनका वर्णन करते हैं। तारानाथ करते हैं, जिन्हें तंगयूर नामक 2 किताबें लिखी थी। तो तारानाथ, हेनसोंग, फाहियान, ये चीनी लेखक है जिन्होंने इनका वर्णन किया है। तो इस प्रकार जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली जो किताबें हैं वो यही है। इन किताबों के अंदर हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, आखिरकार कौन कौन से स्रोत है? पुरातात्विक साक्ष्य है जिसमें अभिलेख हमें बहुत से प्राप्त हुए हैं, बहुत ज़्यादा अभिलेख है। अगर अभिलेख केवल एक डॉक्टर भंडारकर हुए थे, डॉक्टर भंडारकर देखा जाए तो 1910 या 1910 से 1940 के बीच के समय की बात है। तो 1910 से 1940 के बीच के समय में डॉक्टर भंडारकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केवल अशोक के केवल अशोक के जितने अभिलेख मिले ना, उसी के आधार पर उन्होंने अशोक का इतिहास लिखा था। तो डॉक्टर भंडारकर ने केवल अशोक के अभिलेख, इतने ज्यादा अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, डॉक्टर भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों पे साक्ष्य इतिहास लिख दिया। तो वहीं पर हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त और कौन कौन है। डॉक्टर भंडारकर के अतिरिक्त हम देखें रोमिला थापर है जिन्होंने अशोक के अभिलेख के बहुत कुछ लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के हमें शैगोरा महास्थान अभिलेख मिले हैं। तो बहुत सारे अभिलेख हैं जो कि हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मुद्राओं में हम बात कर चुके, पंचमार्क सिक्के हैं। पंचमार्क सिक्के कौन से होते हैं? पंचमार्क यानी किसी पंच किया हुआ मार्क यानी उत्तीर्ण हो जाता है। तो जब लगभग पूरा लिक्विड भी नहीं होती धातु और प्रॉपरली कठोर भी नहीं होती, यानी मुलायम अवस्था में धातु पर कुछ हम यानी कुछ प्रेशर डालते हैं तो वहां पर क्या है, वो आकृति उकेर दी जाती है, वो आकृति बन जाती है। तो उन पे ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे और मुख्यतः ये चांदी के सिक्के होते थे। मोहरे स्टैंप हमें प्राप्त हुई है, वहां की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, एनबीबीडब्ल्यू तरह के स्मारक में हमें पाटलिपुत्र भवन प्राप्त हुआ है कुम्भहार गांव से, और अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। वहीं पर हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य जो है 3 तरह के हैं, बौद्ध साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं और ब्राह्मण साहित्य हैं। ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावंश, महाबोधिवंश, टीका, दीपवंश, दिव्यावधान, यह प्रमुख किताबें हैं जो हमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, हेमचंद्र की बुक है, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, ये 2 किताबें जो हैं हमें जानकारी प्रदान करती हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में। अब वैदिक साहित्यों पे आते हैं तो पुराण जो है उन्हें मत्स्य पुराण हमें क्या है, मौर्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र भी हमें क्या है, मौर्य के बारे में जानकारी प्रदान करती है। मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखी थी वह भी हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्रदान करती है। वहीं पर हम विदेशी यात्री यात्रा वृत्तांत में आ जाते हैं तो हम 2 तरीके से बांटते हैं, एक चीनी और दूसरा हम बांटते हैं यूनानी। तो यूनानी में हमें सिकंदर के समय अरिस्टोबुलस आया था,
और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज, और बिंदुसार और जो अशोक है उसके समय कौन आ रहे हैं, डायोडोरस, डायमेकस और डायनोसिस। ये 3 तरह के राजदूत यहाँ पर आए। अब इनके उद्धरण किन किन लोगों ने लिखे हैं, और कौन कौन से इतिहासकार हैं यूनानी जिन्होंने ये चीजें लिखी हैं, उनमें आता है प्लिनी, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, कर्टियस, एरियन। ये प्रमुख लोग हैं जिन्होंने इनका उद्धरण लिया है। और फिर हम बात करते हैं चीनी, तो चीनी में है वेनसोंग, फाइयान और तारानाथ की 2 बुक है, कंग्यूर, तंग्यूर, उनमें ये चीजें लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार क्या है कि हमें मौर्यों से जुड़े हुए सभी साहित्यिक साक्ष्य कंप्लीट हो जाते हैं, विदेशी यात्रा वृत्तांत भी हो जाते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है कि आखिरकार किस तरीके से उन्होंने यानी शासन किया, उसकी जानकारी देने वाले स्रोत कंप्लीट हो गए हैं।